आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में फ़ौज के काफ़िले पर घात लगाकर किए गए हमले में हिंदुस्तानी फ़ौज के एक कर्नल, उनकी अहलिया और बेटे समेत कम से कम 7 अफराद जाँ बहक हो गए। दिफाई ज़राए के हवाले से इत्तला फराहम की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला उस वक्त इस इलाके में बरसों में होने वाले सबसे मोहलिक हमलों में से एक है। यह वाक़या हफ्ते की सुबह तकरीबन 10 बजे मणिपुर के चराचांदपुर ज़िले में म्यांमार सरहद के नज़दीक पेश आया। पुलिस ज़राए ने बताया कि मौके पर वक्फे पर गोलाबारी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक काफ़िले पर जिस वक्त घात लगाकर हमला किया गया, 46 आसाम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वेपलू त्रिपाठी उस वक्त एक फॉरवर्ड कैंप में गए थे और वो वहाँ से वापस लौट रहे थे। मणिपुर के वज़ीर आला एन बैरून सिंह ने आर्मी ऑफिसर और उनके अहल खाना की मौत की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि शिद्दत पसंदों को पकड़ने के लिए जवाबी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला ने ट्वीट में लिखा, 46 आसाम राइफल्स के काफ़िले पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत करता हूँ, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर और उनके अहल खाना समेत कुछ जवानों की मौत हो गई है। रियासती पुलिस और नीम फौजी दस्ते दहशत गर्दों को पकड़ने के काम पर लगे हुए हैं। मुजरिमों को जल्द इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उन्होंने कहा। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने दावा किया कि जब तक हिंदुस्तान में हिंदू अक्सरियत में होंगे, मुल्क में सेकुलरिज्म बाकी रहेगा। जिस दिन हिंदू अक़लियत में होंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा। किशन रेड्डी आज मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के सीनियर कायद सलमान खुर्शीद की किताब पर तबसरा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को सेकुलर रखने के लिए हिंदुओं की अक्सरियत ज़रूरी है। किशन रेड्डी ने कल हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किसानों के मसले पर किए गए एहतजाज का मजाका उड़ाते हुए कहा कि किसानों की पैदावार की ख़रीदारी की जिम्मेदारी रियासती हुकूमतों की है, जबकि मरकज़ इमदादी रुकूमात फराहम करता है। किसानों की पैदावार ख़रीदना मरकज़ की जिम्मेदारी नहीं, ये मैकेनिज़्म गुज़िश्ता 75 साल से जारी है, किशन रेड्डी ने कहा। को अपमान नहीं करना चाहिए। आज देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग भाईचारे के साथ जी रहे हैं। इलेक्शंस जब भी आते हैं, इलेक्शन से पहले ऐसा रिलीजियस के बीच में आपस में लड़वाने के लिए कांग्रेस पार्टी आजाद के बाद आज तक प्रयास किया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं देश के जनता को, लास्ट 7.5 ईयर्स 7 साल से ज्यादा जो नरेंद्र मोदी जी सरकार में देश में आने के बाद देयर इज नो कम्युनल क्राइसिस, देयर इज नो कर्फ्यूज, देयर इज नो बॉम्ब ब्लास्टर्स, देयर इज नो टेररिस्ट इंसिडेंट्स एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट छोड़कर। देश शांति है, भाईचारे के साथ जी रहे, भाईचारे के साथ जे में देश आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे। मैं कांग्रेस पार्टी नेताओं से, मैं समाजवादी पार्टी नेताओं से यही अनुरोध करता हूं, आप लोगों को रिलीजियस के नाम पर बंटवारा ना करिए। इलेक्शन के लिए लोगों के बीच में आपस में मतभेद ना लाइए, यही मैं उनके ये रिक्वेस्ट करता हूं। जब 100 साल से पहले, 150 साल पहले ट्राइबल लीडर्स ने ब्रिटिशों के खिलाफ आज़ाद के लिए बहुत बड़ा संघर्ष ट्राइबल्स ने इस देश में चलाया। वो बिहार, रांची उस एरिया में और तेलंगाना में, आंध्रा में, जिधर भी जाइए उस अलग अलग स्टेट्स में वो ट्राइबल्स लीडर्स आज़ाद के विषय पर संघर्ष किया है। जो पेपर से जो तेलंगाना में कोमरम भीम के नेतृत्व में आज़ाद के लिए संघर्ष हुआ, आंध्रा में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आज़ाद के विषय पर संघर्ष हुआ है, और वैसा ही अलग अलग देशों में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, अलग अलग देशों में संघर्ष किया है। इसलिए जो आज़ाद के अमृत वर्ष के संदर्भ में प्रमुख हीरो है बिरसा मुंडा, जो बिहार झारखंड एरिया में जो ट्राइबल्स को लेकर
बहुत बड़ा संघर्ष जो ब्रिटिशों के खिलाफ किए थे और उसके बाद उन्हें अरेस्ट करके कौमी राजधानी में आलूदगी की बढ़ती हुई सतह पर तशवीश का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते को कहा कि सियासत और हुकूमत को फौरी तौर पर अपनी हदों से ऊपर उठकर ठोस इक़दाम करने चाहिए ताकि 2-3 दिनों के अंदर आलूदगी की सतह पर काबू पाया जा सके। आलूदगी को हर सूरत कम किया जा सकता है। अदालत ने लॉकडाउन के इक़दाम पर गौर करने का भी मशवरा दिया। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली की आलूदगी की ख़तरनाक हालत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मरकज़ और दिल्ली हुकूमत को मिलकर काम करने का मशवरा दिया और हुक्म दिया कि वो 2-3 दिनों में आलूदगी को कम करने के लिए इक़दाम करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आलूदगी की संगीन सूरत हाल की वजह से हम अपने घरों में भी मास्क लगाने पर मजबूर हैं। चीफ जस्टिस ने दारुल हुकूमत दिल्ली में 2 से 3 दिनों तक लॉकडाउन लगाने पर गौर करने का मशवरा भी दिया। समाअत के दौरान मरकज़ी हुकूमत की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि आलूदगी की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र उसे फौरी तौर पर कम करने के इक़दाम के पेश नज़र आज रियासतों के सेक्रेटरियों की मीटिंग है, उसमें कुछ ठोस इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने 4 मंडलों में दलित बंधु के लिए 250 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिनमें चिंताकनी, तिरुमलगिरी, चाराकोंडा और निज़ाम सागर शामिल हैं। कुल 250 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए चिंताकनी मंडल के लिए और 50 करोड़ रुपए तिरुमलगिरी, चाराकोंडा और निज़ाम सागर के लिए जारी किए गए हैं। दरियासना एससी कॉरपोरेशन ने ज़िला कलेक्टरों को हिदायत दी है कि वो इस स्कीम पर अमल आवरी के लिए एससी मरदमशुमारी करें। इससे पहले हुकूमत ने एक बयान में कहा कि वह दलित बंधु पर 3000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। रियासत में दलित बरादरी को बाख्तियार बनाने के लिए ऐलान करदा ताज़ा तरीन फ्लैगशिप प्रोग्राम का एक हिस्सा है। वजीर सेहत हरीश राव ने नीलोफर दवाखाने में 100 बिस्तरों वाले आईसीयू वार्ड का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज कायम करने का मंसूबा रखते हैं और हर मेडिकल कॉलेज में 1000 बिस्तर वाला दवाखाना कायम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुल्क और रियासत में कोरोना की तीसरी लहर आए या ना आए या तो कोई नहीं जानता। इसके साथ ही कहा दिया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकज़ी महकमे सहित को दी गई हिदायतों पर अमल करने के सिलसिले में 120 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए रियासत के तमाम दवाखानों में कोरोना की तीसरी लहर से निमटने के सिलसिले में तमाम तरह इक़दाम करने की हिदायत दी है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने नीलोफर हॉस्पिटल में किए जाने वाले इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नीलोफर दवाखाने में आईसीयू वार्ड्स और बेड्स में इजाफा करने के अलावा असरी आलात की खरीद व दीगर काम के लिए 33 करोड़ रुपए मंजूर किए। उन्होंने डॉक्टर्स को मुखातिब होकर कहा कि हुकूमत सरकारी दवाखानों में हर तरह की सहूलत फराम करने के लिए तैयार है, बस डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला वक्त पर ड्यूटी अंजाम देते हुए मरीजों का इलाज करने पर तवज्जो दे। ఆదిలాబాద్ ఏమైంది? కిడ్నీ ప్రాబ్లం, చిన్న బాబు కిడ్నీ ప్రాబ్లం. ఏమ్మా డాక్టర్ ఎవరు చూస్తున్నారు? అంతా నీకు అప్పు చెప్పండి పీజీకి ఎవరిని అడిగించిన పీజీ అమ్మాయి చెప్పండి అమ్మా. వాట్ ఏం చేస్తున్నారు ఈ అమ్మాయి? అబ్బాయి అమ్మాయి? రెండు రోజులైందమ్మా వచ్చి. గౌరవ కార్పొరేటర్లు, గౌరవ శాసనసభ్యులు, ముఖ్యంగా మా డాక్టర్స్, నీలోఫర్ ఆసుపత్రి సిబ్బందికి, ఐసీఆర్ నుంచి వచ్చినటువంటి టీంకు, నిర్మాణం నుంచి వచ్చినటువంటి టీంకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరు నమస్కారం. చాలా సంతోషం. మరి హైదరాబాద్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్ ఐసీఆర్ నిర్మాణ్ సంయుక్తంగా మరి కరోనా నేపథ్యంలో
సెకండ్ వేవ్ తర్వాత థర్డ్ వేవ్ ను ఎదుర్కోవడానికి పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను బలోపేతం చేయడానికి తమ సిఎస్ఆర్ నిధుల నుంచి దాదాపు 18 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్రంలో మరి ఆసుపత్రులకు అందించినందుకు ముందుగా హైసియాకు హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు మనకు ఓపెన్ టెక్స్ట్ నుంచి 1,10,00,000 రూపాయలతో మన నీలోఫర్ ఆసుపత్రిలో ఉండేటువంటి ఐసీయూను అప్గ్రేడ్ చేయడానికి మరి వారు సహకరించారు. ఐ సిన్సియర్లీ థ్యాంక్ ఓపెన్ టెక్స్ట్ ఎండి అండ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. అదేవిధంగా మరి మీతో కూడా మా ఐసీఆర్తో కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर तेलंगाना के किसानों के साथ जारी सौतेला सलूक को ख़त्म करते हुए तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदारी करते हुए उनके साथ मरकजी हुकूमत की जाने वाली नाइंसाफ़ी को दूर करने के इक़दाम करे। वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने बताया कि टीआरएस हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में किसानों की तरक्की और उनकी फलाह और बहबूद के लिए किसानों की अराज़ियात को पानी सरबराह करने के अलावा मुफ्त 24 घंटे बरकरी सरबराह करने के साथ साथ खाद और बीजों की बर वक्त फराहमी के साथ काश्तकारी के रकबे में इजाफा करने के इक़दाम किए। इसके अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रैतु बंधु स्कीम मुतारुफ करवाते हुए फ़ी मौसम फ़ी एकड़ 5,000 रुपये अकाउंट में जमा करवाने के अलावा रैतु बीमा स्कीम मुतारुफ करवाई जो मुल्क भर में मिसाली है। Yeah, farmers of Telangana state have staged a dharna yesterday all over the state protesting against the decision of Government of India. The FCI, the Government of India's organization, has already given orders saying that they are not going to procure boiled rice from the state of Telangana anymore. But the paddy that is grown in Telangana during Rabi season, exclusively it is meant only for boiled rice. No fine rice is grown during the second season. And the area that the paddy is being cultivated in Telangana is enormous and very huge when compared to the other states of the country. And in northern states, paddy cannot be cultivated in the second season, in the Rabi season, because of the climatic conditions. Only southern states, more particularly the Telangana state, that has large arable area to cultivate paddy. Government of India should encourage paddy that is being cultivated in Telangana and try to regulate how best they can procure and how best they can proportionately distribute among the different states, be needed to export to the other countries. Instead of that, Government of India has come forward saying that farmers, you don't have to cultivate this. This is a sort of draconian decision we oppose, and farmers of Telangana have. रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KT रामाराव ने ऐलान किया कि शहर हैदराबाद को सफाई और सेहत और दीगर मुकाबलों में मुल्क भर में 12 एजाज़ात हासिल हुए हैं जो सदर जमहूरिया हिंद के हाथों अदा किए जाएंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि बल्दी नज़्म व नक्श के वजारत का इंतज़ाम फूल का हार नहीं बल्कि कांटों का सेज है, जहाँ पर हर लम्हे कई तरह के नए चैलेंजेस दरपेश होते हैं जिसमें कारकर्दगी की सिताइश कम और तनकीदें ज़्यादा मिलती हैं। KT रामाराव ने दावा किया कि पुराने शहर हैदराबाद पर TRS हुकूमत ने अब तक 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए। पुराने शहर से सौतेले सलूक का इल्ज़ाम गलत है। KTR ने कहा कि गोलकुंडा वाक़े शाह हातिम तालाब के रास्ते पर फ़ौज ने चेक डैम तामीर कर दिया, जिसके बाद तालाब के मुकम्मल लबरेज होने से आबादियों को नुकसान का अंदेशा है, जिसमें तेलंगाना हुकूमत मरकज़ से तसादुम का रास्ता इख्तियार कर रही है। आपको पूरा దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోనే ఉంది. ఇట్స్ 20 మెగావాట్ ప్లాంట్ దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ బీన్ ఆపరేషనలైజ్డ్, ఇట్స్ వర్కింగ్ అండ్ ఇట్స్ కెపాసిటీ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ ఆల్సో బింగ్ డన్. ఇంకా అడిషనల్గా ఇంకో 28 మెగావాట్స్ అక్కడే పెట్టబోతున్నాము. అది కాకుండా అల్టిమేట్గా హైదరాబాద్లో ఎనర్జీ వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ భవిష్యత్తులో, ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతం 6,500 మెట్రిక్ టన్నుల కంటే ఎక్కువ వస్తుంది చెత్త. సో ఇదంతా కూడా మనం కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేస్తే దాదాపు 90 మెగావాట్ల పైచిలుకు वेस्ट टू एनर्जी नीचे उत्पत्ति नहीं है. साउथ में भी काम हो रहा है, नॉर्थ में भी हो रहा है.
नहीं, बार बार मत बोलिए। मैं अभी हिसाब किताब ही दे चुका हूँ। 15,000 करोड़ हमारे ओल्ड सिटी में खर्च किए गए। मैं आपको भी वो पूरा चिट्ठा दे देता हूँ, आप भी पढ़ लो। मैं असेंबली में बोला हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोला हूँ, और मैं म्युनिसिपल मंत्री हूँ। मुझे पूरी तरह से जिम्मेदारी है जो भी बोल रहा हूँ। आपको पूरा मैं हिसाब किताब दे दूंगा। आप ये बार बार ना बोलो, डोंट से। नहीं, बात ऐसे ही ना बोलो, बोलने के वास्ते ना बोलो। अगर क्रिटिसिज्म करना है तो करो, कोई बात नहीं, बट गिव मी प्रूफ कि हमने वहां पे कोई नजरअंदाज हमने किया या कोई काम हमने नहीं किया। बाकी जैसे हो रहा है यहाँ पे भी होगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, नहीं सुन तो लीजिए। नहीं, मैंने असेंबली में भी वादा किया था कि ओल्ड सिटी के लिए 300 एडिशनल 350 या कुछ एडिशनल स्वच्छ ऑटो टिपर भी हम जल्दी देने वाले हैं। 1500 कुछ मिलने वाले हैं, उसमें से ज्यादातर ओल्ड सिटी को ही देंगे ताकि वहां पे भी साफ सफाई और इम्प्रूव। अरे तेलंगाना अगर बनी आज, जबकि बहुत लोग मान रहे थे कि नहीं बनेगी कभी, मिशन इम्पॉसिबल है, अगर तेलंगाना बनी तो जिद्दोजहद से ही। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने हफ्ते को हैदराबाद में धान की खरीदारी के मसले पर रियासत के किसानों के साथ इजहार एकजहती के लिए एहतजाज शुरू किया। रियासत की हुकूमत से पूरे धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए वो शहर के वस्त में वाक़ इंदिरा पार्क में एहतजाज पर बैठ गई। दिलचस्प बात यह है कि हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति के कायदीन ने जुमा को उसी मुकाम पर एहतजाज किया था जिसमें मरकज़ से रियासत से धान उठाने का मुतालबा किया गया था। उन्होंने 72 घंटे के एहतजाज का ऐलान किया। तहम पुलिस ने इंदिरा पार्क में सुबह से शाम तक एहतजाज करने की इजाज़त दी। वाईएसआर टीपी के लीडरों ने कहा कि वो लोटस पॉन्ड में अपने पार्टी दफ्तर और रिहाइशगाह पर हफ्ता बकाया घंटों तक जारी अपनी हड़ताल को जारी रखेंगी। शर्मिला, जो आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन हैं, ने कहा कि किसानों की पूरी पैदावार हासिल करना टीआरएस हुकूमत की जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर किसानों के बचाव के लिए न आने पर तनकीद करते हुए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जारी सीज़न के दौरान ख़रीदारी में तेज़ी लाएँ। रियासत की हुकूमत का किसान को धान ना उगाने और मुतबादिल फसलों की तरफ जाने का मशवरा देने पर शर्मिला ने कहा कि हुकूमत को उन्हें ये ज़मानत देनी चाहिए कि वो मतलूबा बीज और खाद फराहम करेगी और पूरी पैदावार खरीदेगी। कौमी सदर ओबीसी बीजेपी मोर्चा डॉक्टर लक्ष्मण की क़ियादत में बीजेपी ओबीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हैदराबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय, कौमी ओबीसी बीजेपी कायद ए भास्कर और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास को डॉक्टर लक्ष्मण और बंडी संजय ने खिताब करते हुए रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि टीआरएस हुकूमत बीसी तबके को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही है, जबकि मरकज़ी हुकूमत बीसी तबके की तरक्की के लिए कई इक़दाम कर रही है। అమలుకు మరి ఓబీసీ మోర్చా క్రియాశీలకంగా క్షేత్రస్థాయి నుంచి పనిచేసిన నాడే అది మనకు సాధ్యమవుతుంది. ఈరోజు చాలా అంశాలు తెర మీదకి వస్తూ ఉన్నాయి. ఓబీసీ మోర్చా కార్యకర్తగా खास दौर से नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद ये 7 साल के अंदर पिछड़ा वर्ग समाज के लिए जो भी योजना बनाए, ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया, ये आम पब्लिक में ले जाने के लिए हम घर घर और गांव-गांव पहुंचना चाहते हैं। उसके अलावा तेलंगाना के अंदर भी पिछड़ा वर्ग समाज के लिए किस तरह टीआरएस ने धोखा दिया और देश के 75 साल के आज़ादी के बाद 60 साल लगातार कांग्रेस सरकार में था, सत्ता में था, और उसी के अंदर एक ही परिवार, नेहरू परिवार 40 साल हुकूमत की। कभी भी पिछड़ा वर्ग समाज के आरक्षण के बारे में हो, जब आरक्षण का मुद्दा आया, कांग्रेस पार्टी कभी समर्थन भी नहीं किया। इसलिए हम लोगों के बीच पे 60 साल के अंदर कांग्रेस का रवैया क्या था पिछड़ा वर्ग समाज के बारे में, और ये 7 साल के अंदर ये हमारे जो पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको आज एक जो दर्जा जो दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो दिया गया था, ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय है। उसके अलावा वर्गीकरण का मुद्दा भी जो लिया, आज लगभग 27 लोगों को ओबीसी को मंत्रिमंडल में भागीदार बनाना केंद्र में, ये 75 साल के अंदर पहली बार
ये लगभग 30% का आज पिछड़ा वर्ग समाज को भागीदारी मोदी सरकार के अंदर दिएगा। और नीट के माध्यम से जो मेडिकल सीट्स का जो भर्ती हो रहा था, इस वर्ष में 27% आज ओबीसी के लिए देने से लगभग 4,500 लोग आज ओबीसी के छात्रों को आज लाभान्वित हो रहा है। ईडब्ल्यूएस के माने जो आर्थिक रूप से जो गरीब है उन परिवारों के लिए भी आज 10% आज आरक्षण दिया जा रहा है मेडिकल सीट्स में, अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट एमडीए में। इस तरह ऐसे ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी सरकार जो लिया जा रहा है, आज हम दिल्ली के अंदर भी आज पहली बार नीट के अलावा केंद्रीय विद्यालय और हमारे जो सैनिक स्कूल में हो और नवोदय पाठशाला में। कोत्तागुड़म के जंगलात में जाजुला चेरुवु इलाके में एक बछड़े को शेर ने मार डाला। इत्तला मिलने पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर रंजीत नायक ने कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भीमा नायक और दीगर ओहदेदारों के साथ सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मौके का दौरा किया। इलाके का मुआयना करने वाले जंगलात के एहलकारों ने बताया कि जंगलों में शेर के पीक के पैरों के निशाना देखे गए हैं और जंगल में कैंप लगाने वाले शेर की नकल व हरकत पर नज़र रखने के लिए खुसूसी टीमें तैनात की गई हैं। दरियासना ओहदेदारों ने पेन्नापाका मंडल के अमरारम गांव के लोगों को भी मुतनव्वे किया कि वो जंगलों में जाने की कोशिश ना करें और जंगलों में बिजली और दीगर जाल बिछाकर शेर को नुकसान न पहुंचाएं। जुमा की रात हैदराबाद शहर के मानीकुंडा में अलकापुरी कॉलोनी में वाक़ एक अपार्टमेंट से चोरों ने 24 लाख रुपए मालियत के तिलाई जेवरात और 2 लाख रुपए की नकद रकम लूट ली। पुलिस ने बताया कि चोर अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल में वाक़ रिहाइशगाह में घुस गए और लोगों की गैर मौजूदगी में 50 तोले सोना और 2 लाख रुपए नकदी ले गए। हफ्ते की सुबह घर लौटने वाले ख़ानदान को चोरी का पता चला और पुलिस को मामले की इत्तला दी गई। पुलिस की टीम के साथ क्लूज टीम भी वहां पहुंची और तफसीलात इकट्ठा की। उन्होंने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मुजरिमों को पकड़ने के लिए अपार्टमेंट और कॉलोनी में सीसीटीवी फुटेज की तस्दीक की जा रही है। शादी से 2 हफ्ते कबल एक लड़की का गैंग रेप करते हुए उसकी फिल्मबंदी करके वीडियो और तस्वीर उसके होने वाले शौहर को व्हाट्सएप पर भिजवा दी गई। ये शर्मनाक वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर में 5 नवंबर को पेश आया, जिसका ताख़िर से इल्म हुआ। मौज़े कोतलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साल लड़की महबूब नगर आकर मजदूरी का काम किया करती थी। 18 अक्टूबर को उसकी शादी मुकर्रर थी। काम पर जाने के दौरान उसकी मुलाकात राजू से हुई। उसने किसी और मुकाम पर काम दिलवाने के बहाने अपने दोस्त अंजनेलू के साथ लड़की को एक मुकाम पर ले जाकर शराब पिलाने के बाद उसकी असमत रेजी की और हरकत की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हुए उसे व्हाट्सएप के ज़रिए मुतासरा के होने वाले शौहर को भिजवा दिया। वो पुलिस से रुजू हुए और पुलिस ने मुलजिमीन राजू और अंजनेली को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद पुलिस को 4 नवंबर को पंजागुट्टा में द्वारकापुरी कॉलोनी में दुकान के सामने 5 साल लड़की की लाश दस्तयाब हुई थी। पुलिस ने इस केस में तहकीकात करते हुए लड़की के कत्ल का सुराग लगाया और पुलिस ने लड़की की मां समेत 3 अफराद को राजस्थान से गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद मुंतकिल किया। पुलिस ने लड़की की लाश दस्तयाब होने पर इब्तिदाई तौर पर शुबा जाहिर किया था कि लड़की का किसी और मुकाम पर कत्ल किया गया, जिसके बाद लाश को उस इलाके में लाकर फेंक दिया गया। दिवाली त्यौहार और अमावस के मौके पर दस्तयाब होने वाली कमसिन लड़की की लाश पर मुकामी अफराद ने काले जादू का शुबा जाहिर किया था। पुलिस ने इस बात को मुस्तरद कर दिया क्योंकि लाश के जिस्म पर कोई निशान और गला कटा हुआ नहीं था। पुलिस ने इस केस को कत्ल के तौर पर देखना शुरू कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से उस केस में सुराग हासिल करते हुए लाश फेंकने वाले शख्स की शनाख्त की और तहकीकात करते हुए राजस्थान से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि लड़की की मां ने इतराफ़ किया कि उसके गैर अज़दवाजी ताल्लुकात का इल्म होने पर उसने लड़की का कत्ल कर दिया है। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। कोरोना वायरस की वबा शुरू होने के बाद से कई लोग वायरस से महफूज रहने के लिए नए नए घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह के एक घरेलू नुस्खे ने एक नौजवान की जान ले ली, जबकि उसकी बीवी और मां अस्पताल में शरीक हैं। ये वाक़या तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद का है, जहां अलवाल पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़
चंद्रा नगर कॉलोनी का रहने वाला 30 साला सुरेश ने कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए गुज़िश्ता चंद दिनों से दूध में काला नमक मिलाकर पी रहा था। उसके साथ उसकी बीवी 26 साला संध्या और मां 52 साला लक्ष्मी भी दूध में काला नमक मिलाकर पी रहे थे। बताया गया है कि रमेश के पड़ोसी ने उसे बताया था कि काला नमक को दूध में मिलाकर पीने से कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं हो सकते। पड़ोसियों के मशवरे पर रमेश ने अमल करना शुरू कर दिया था, लेकिन जुमा की रात दूध पीने के बाद तीनों की तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तबीयत के मज़ीद बिगड़ने पर उसे बेहतर इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान सुरेश की मौत हो गई और उसकी मां और उसकी बीवी का इलाज जारी है। हैदराबाद में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में आशिक के लिए एक कम उम्र लड़की ने अपने ही बाप का कत्ल करवा दिया। ये वारदात हैदराबाद के कुशाईगुड़ा में पेश आई। मुकामी रामकृष्णा नामी शख्स की बेटी एक नौजवान से मोहब्बत करती थी। उसका इल्म होने पर बाप ने बेटी को डांटना शुरू कर दिया और उसकी मोहब्बत को कबूल करने से इनकार कर दिया। बाप की बरहमी पर बेटी ने आशिक को पाने के लिए बाप का ही कत्ल करवा देने का मंसूबा बनाया। उसने सालन में नशावर शय मिलाकर बाप को खिला दी, जिसके बाद बाप बेहोश हो गया। उसने आशिक को इस बात की इत्तला दी। आशिक और उसके साथियों ने लड़की के घर पहुंचकर उसके बाप का कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कम उम्र लड़की और इसके तीनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। हफ्ते के रोज़ वैजाग के पेड्डूरू मंडल में सड़क हादसे में एक नौजवान खातून की मौत हो गई, जिसकी 3 माह कबल शादी हुई थी। तफसीलात के मुताबिक जिस खातून की 3 माह कबल शादी हुई थी वो अपने शौहर के साथ बाइक पर पेड्डूरू के एक सयाहती मुकाम वजंगी गई थी। जब वो वंथाडा पल्ले पहुंचे तो बाइक को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ये जोड़ा सड़क पर गिर गया। खातून मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि उसका शौहर शदीद ज़ख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पेड्डूरू पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मुल्क के पहले वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन के नाम बदलने की तजवीज़ को मंजूरी मिल गई है। हबीबगंज स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति स्टेशन होगा। माना जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को इस स्टेशन के इफ्तिताह के दौरान उसके नाम का रस्मी तौर पर ऐलान भी कर सकते हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश हुकूमत के महकमे ट्रांसपोर्ट की तरफ से एक तजवीज़ मरकज़ी वज़ारत दाखिला को भेजी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति किया जाना चाहिए। अब इस तजवीज़ को मंजूरी मिल गई है और स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। काबिल ज़िक्र है कि इससे पहले बीजेपी के कुछ अहम लीडरों की तरफ से हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर साबिक़ वज़ीर आज़म आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किए जाने का मुतालबा किया गया था। बीजेपी के साबिक़ वज़ीर जय भान सिंह पोया और साबिक़ राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट प्रभात झा के अलावा रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर ने भी नाम बदलने का मुतालबा किया था। हबीबगंज स्टेशन का नाम तो बदला जा रहा है, लेकिन वह आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी पर न होकर गौंड रानी कमलापति पर किया जाएगा। इसके पीछे वजह आदिवासियों को लुभाने के लिए भी कोशिश हो रही है। केरला रियासत की राजधानी और आसपास के तमिलनाडु अजला में मूसलाधार बारिश के सबब रेल की पटरियां गर्काब हो जाने के बाद हफ्ते को तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी के दरमियान ट्रेन खिदमत रखना अंदाज हो गई। जुमा की शब से शुरू हुई मूसलाधार बारिश के सबब कुछ मुकामात पर ज़मीन धंसने के वाक़यात भी पेश आए। नागरकोइल और कन्याकुमारी के दरमियान रेलवे ट्रैक पर पानी भी भर जाने से जनूबी रेलवे को उन मकामात के दरमियान ट्रेनें चलाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। जनूबी रेलवे ने एक बयान में कहा है कि हफ्ते और इतवार के लिए 2 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया, जबकि 10 दीगर जुज़वी तौर पर रद्द कर दी गई हैं। नतीजाकार नागर कर्नूल और कन्याकुमारी में ख़त्म होने वाली सभी ट्रेनों को अब तिरुवनंतपुरम वस्त रेलवे स्टेशन पर ख़त्म कर दिया जाएगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के जिलों की सरहद से लगे तिरुवनंतपुरम में 2 मुकामात पर ज़मीन धंसने से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।